यूपी में भी स्लॉटर इन्होंने बैन किया जब योगी जी की सरकार आई। कानपुर में सबसे ज्यादा लेदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं लेदर? हम अभी भी तो जीव को मार ही रहे हैं। गाय को स्लॉटर करना अलाउड नहीं है, बट बफेलोस को और अदर एनिमल्स को करते हैं। तो ये कितना सही है, क्योंकि जीव तो दोनों ही हैं। इंडिया में कौन से ऐसे एनिमल लॉज हैं जो सबको पता होने चाहिए? सारे ही एनिमल लॉज अगर हम देखें तो सब ज्यादातर आउटडेटेड है। पुलिस वालों को लॉज ही नहीं पता है। उन्हें पता ही नहीं है कि अगर हमने किसी ब्रीडर से कोई कुत्ता रेस्क्यू किया है तो वो कहाँ जाएगा। कोई उनको 112 नंबर पर रात में फोन करके बुला रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी लड़की या लड़के के साथ ही बुरा हो रहा हो तभी वो आए। किसी जानवर के साथ हुआ है वो तब भी उसी जील के साथ आए कि हाँ ये गलत है, इसके लिए लॉज हैं, आप गलत कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन एनिमल राइट्स की हम उतनी बात नहीं कर रहे हैं। और चिकन की दुकान है, मटन की दुकान है, और उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है चिकन्स को भी। इनफैक्ट मैंने एक बार देखा था कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, वो वैन आती है उधर से ऐसे उसको पकड़ के बांध के फेंक रहा है। कम्युनिटी का पार्ट थे जानवर, अब तो उसी कम्युनिटी से भगाया जा रहा है। नगर निगम को देखा हो कुत्ते पकड़ते हुए, तो वो लोहे की रॉड लेके आते थे जो उनके गले में या मुंह में फंसा देते थे, और फिर वो बहुत ही क्रूअल तरीका था। इफ आई टॉक इन अ वेरी नॉर्मल एंड अ लेमैन टर्म, ले पर्सन टर्म, तो हम रेप कर रहे हैं गायों का कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, जिसको हम माता बोलते हैं। गांधी जी ने बोला था, द मोरल प्रोग्रेस एंड ग्रेटनेस ऑफ एनी नेशन इज जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल आर ट्रीटेड। आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम इंडिया को देखें तो आपके अकॉर्डिंग हम कहाँ स्टैंड करते हैं? आई थिंक ये तो सबको ही क्लियर है। लाइक इफ़ यू मूव ऑन टू एनी रोड, हमें पता है कि क्या कंडीशन है एनिमल की। तो ऑफकोर्स हमारे मॉरल प्रोग्रेस एंड मेट्रिक्स दोनों पे ही हम बहुत नीचे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ वी आर टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, इट इज़ वे सैडर कि जिस तरह हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इफ़ वी रियली वर्शिप्ड गांधी एंड इफ़ वी रियली थॉट ऑफ हिम एज अ ग्रेट फादर ऑफ द नेशन, आई थिंक ये नहीं करना चाहिए अगर हम उसके कोट को लेके चलते हैं तो। सो वी एक्चुअली स्टैंड नो वेयर, वी आर वे 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 बिलो द लाइन ऑन दिस मेट्रिक्स। आप काफ़ी टाइम से एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, तो आप ये सब इंश्योर करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं? एनिमल राइट्स को इंश्योर, ओके। एक तो पहले मुझे बहुत बुढ़ा फील हुआ कि आप इतने टाइम से एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बट या दैट इज़ राइट, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड जब मुझे पता चला था कि क्या होते हैं एनिमल्स के हक, क्या होते हैं, एंड देन आई इवेंचुअली स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट। इंश्योर करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है बिकॉज पेपर पे बहुत लॉज हैं इंडिया। इवन दो जो हम पॉपुलराइज करते हैं कि 10 और 50 रुपये फ़ाइन है, बट उसके अलावा भी अगर आप निटिग्रिटीज़ में जाएंगे तो हमारे बहुत ही स्ट्रिक्ट एनिमल लॉज हैं जिसमें हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन पे। इस कंट्री में किसी भी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होता है। अगर हम बहुत ही बेसिक एक पपी को सेल करने की बात से स्टार्ट करें तो उसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। अगर हम स्लॉटर के लिए बात करें उसके लिए भी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स ही स्लॉटर किए जा सकते हैं, एक स्पेसिफिक जगहों पे ही स्लॉटर किए जा सकते हैं। पर अगर आप सड़क पे जाओ आपको हर जगह चिकन कटते हुए मिल जाएगा, मटन कटते हुए मिल जाएगा। इट्स कम्प्लीटली अगेंस्ट द लॉ। तो इंश्योर करने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लॉज हैं, हम खुद से जाते हैं जब बात करने लोगों से, या हम कभी थाने में गए, कोई ऐसा केस हुआ, तो पुलिस वालों को लॉज ही नहीं पता है। उन्हें पता ही नहीं है कि अगर हमने किसी ब्रीडर से कोई कुत्ता रेस्क्यू किया है तो वो कहाँ जाएगा। उनके पास स्टेप्स ही नहीं है फॉलो करने को। हम उनको बताते हैं तो वो बहुत ही लाइटली लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एनिमल्स प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आते हैं, तो उनको एज अ लिविंग बीइंग देखा ही नहीं जाता है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आती है जहाँ पे उनकी राइट्स और लॉस को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। आपने कहा कि पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स को ही स्लॉटर किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो सारे एनिमल का भी जीवन है, सबकी लाइफ है। तो हमारे अगर बात करें यूपी में ही, तो यहाँ पे गाय को स्लॉटर करना अलाउड नहीं है, बट हम बफेलोस को और अदर एनिमल्स को करते हैं। तो ये कितना सही है, क्योंकि जीव तो दोनों ही हैं, बिल्कुल, लाइफ तो दोनों की ही है, राइट्स उनके भी इक्वल होने चाहिए। पहली चीज़ तो कि मेरे हिसाब से इफ़ यू आर आस्किंग मी पर्सनली, मैं तो बिल्कुल ही फेवर में हूँ कि कोई भी एनिमल नहीं कटना चाहिए किसी भी ह्यूमन यूज़ के लिए। लेकिन क्योंकि सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कंज्यूम करते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जिनको कंजम्पशन के लिए अपेरेंटली प्रोड्यूस किया जाता है, चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, लेदर के लिए हम गायों की स्किन ले लेते हैं। यूपी में भी स्लॉटर इन्होंने बैन किया जब योगी जी की सरकार आई, एंड एट दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन अगेन प्रैक्टिकलिटी और इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है। आपने स्लॉटर बैन कर दिया है, पर अभी भी हमारे पास कानपुर में सबसे ज़्यादा लेदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं लेदर? हम अभी भी तो जीव को मार ही रहे हैं। हम गाय को एक तरफ माता बोलते हैं, फिर उनका स्किन से लेके उनका खाना, दूध, हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं जो हम उनसे लेते नहीं हैं। वी कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट देम। तो एज फॉर मी पर्सनली, ऑफकोर्स इट इज़ रॉन्ग टू स्लॉटर एनी एनिमल,
बट बिकॉज देर आर सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल जहाँ पे कंजम्पशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए भी गाइडलाइंस है. अगर उस गाइडलाइंस के तहत किया जाए तो वो शायद थोड़ा एथिकल स्लॉटर माना जाएगा बाकी लोगों के लिए टर्म्स में. मेरे लिए तो वो भी अनएथिकल है. बट या कि फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि लॉज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए. कोई भी बछड़ा या गाय या बकरी जब काटी जा रही है तो वो दो जानवरों को एक दूसरे के सामने आप नहीं काट सकते, बिकॉज उनमें डिस्ट्रेस होता है देख के. बकरी या गाय जो भी हैं उनको पहले प्रॉपर ग्रीन ऑर्गेनिक फीड और पास्चर्स में रखना चाहिए. फिर वहाँ से ला के आपको स्लॉटर हाउस पर्टिकुलर डेजिग्नेट होने चाहिए जहाँ पे उन्हें काटा जाना चाहिए. रैम्प होना चाहिए जिनसे उन जानवरों को उतारा जाए जो लार्ज एनिमल्स हैं. बीफ के उसमें अगर कोई भी गाय जो दूध प्रोड्यूस कर रही है और अगर उसका बछड़ा दूध पी रहा है, अभी पीने की एज में है, तो दोनों को ही स्लॉटर नहीं किया जा सकता. ये भी लॉज में है. लेकिन अगर आप अभी सड़क पे निकलेंगे तो आपको आराम से बछड़े चलते हुए दिख जाएंगे, गाय चलते हुए दिख जाएंगी. वो बछड़े क्यों हैं सड़क पे? क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री के काम के नहीं है बछड़े, उन्हें बछिया चाहिए, तो वो बेच देते हैं, कटने के लिए जाते हैं. तो अल्टीमेटली नेक्सस वही है. तो सैड पार्ट ये है कि अवेयरनेस की कमी है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. सो जो लोग डेयरी चलाते हैं, जो काउज और बफेलोज की मिल्क निकालते हैं, क्या आप उसके भी अगेंस्ट हैं? ऑफ कोर्स अगेंस्ट है. एंड मैं जब छोटी थी तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमें बचपन में क्या पढ़ाया जाता है, EVS या साइंस की बुक में हम पढ़ लेंगे कि कैल्शियम का सोर्स है, गाय बकरी से जो दूध आता है हम उसको पीते हैं तो हमें कैल्शियम मिलता है. फिर हम बड़े होते हैं, हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ओ मैमल तो अपने बच्चे के लिए मिल्क प्रोड्यूस करता है. फिर भी हमें ये नहीं बताया जाता है कि गाय भी तो मैमल ही है, बकरा भी तो मैमल ही है, बकरी वो भी तो अपने बच्चे के लिए दूध दे रही है ना, तो उस बच्चे का दूध हमारे हक का कैसा हो गया? और जितना मास कंजम्पशन दूध का हो रहा है इस समय अपने देश में, लाइक इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, एट द सेम टाइम द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल. तो हम इतना ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा तो वो प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं. हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, पहले उनको आर्टिफिशियली तरीके से इम्प्रेगनेट करते हैं, फिर उनसे हम उनका दूध निकालते हैं जो उनके बच्चों के लिए है. फिर हम बच्चे को अलग करके वो दूध पी भी लेते हैं. बच्चा चला जाता है स्लॉटर हाउस में, और गलती से अगर फीमेल पैदा हो गई तो उसको रख के फिर उसके साथ वही क्रूअल्टी का सिलसिला. एंड अगेन इसमें ये भी नहीं है कि सिर्फ फीमेल को ही क्रूअल तरीके से डील किया जा रहा है, वो तो है ही है. मतलब इफ़ आई टॉक इन अ वेरी नॉर्मल एंड अ लेमैन टर्म, ले पर्सन टर्म, तो हम रेप कर रहे हैं गायों का कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, जिसको हम माता बोलते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम हम मेल काफ्स के साथ भी यही चीज़ कर रहे हैं. उनसे ज़बरदस्ती उनका सीमन निकलवाया जाता है. दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट ऑन देयर ओन. अगर आप किसी भी एक ढंग के डेयरी, मतलब जो बड़ा लार्ज डेयरी फार्म है, आप वहाँ जाके देखेंगे आपको ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शंस मिल जाएंगी वहाँ पे, जो बैन है. वो ड्रग्स ही बैन है इंडिया में, लेकिन वो गायों को लगाया जा रहा है ताकि ज़्यादा मात्रा में दूध पैदा हो. आर्टिफिशियल तरीके से सीमन निकाला जा रहा है, फिर उसको आर्टिफिशियल तरीके से डाला जा रहा है गायों में. तो ये कितनी बड़ी क्रूअल्टी है. तो आई डोंट थिंक कि एज ह्यूमन बीइंग, जब हमारी माओ ने दूध दिया था तो हमने पिया ना. हमारे बाप दादा तो नहीं आए कि इसको बेच देते हैं, ले जाते हैं, माँ का दूध बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे. तो दिस इज़ वेरी वेरी सैड. एंड आई थिंक जितनी ज़्यादा लोग इस बारे में बात करेंगे, जब अवेयर होंगे, तो हो सकता है कंजम्पशन कम हो जाए. लेकिन जैसे कि अगर हम देखें तो जैसा आपने बताया कि कोई अननेचुरल तरीका अपनाना बहुत गलत है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ इसे. मगर अगर इंडिया में हम देखें तो कोस्टल एरियाज़ में देखें तो वो मोस्टली फिशरीज़ पे डिपेंडेंट हैं, और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड हैं. वो अगर कोई अननेचुरल वे ना यूज़ करें तब भी क्या ये गलत है? जो अभी कैपिटलाइजेशन का ज़माना आ गया है, जहाँ पे हर चीज़ को कमर्शलाइज कर दिया गया है, मुझे लग रहा है मास लेवल पे तो हम एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं. अब आप किसी छोटे मोटे कम्युनिटी, ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे उनका कल्चर चला आ रहा है, या वो शायद इस तरह से दूध निकाल रहे हैं कि उन्होंने बछड़े को भी दे दिया और अपने हिस्से का भी ले लिया, वो अलग चीज़ है. ये पुराने ज़माने में ऐसा होता आ रहा था, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है. सब चीज़ें बदल गई हैं. एट द टिप ऑफ आवर हैंड वी कैन ऑर्डर मिल्क टू आवर डोर स्टेप. हम सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं दूध का, हर दिन आ जाता है दूध हमारे घर पे. आप ब्लिंकिट कर लो, जेप्टो कर लो, कुछ भी. तो ऑब्वियसली कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो नेचुरल तरीके से फुलफिल किया जा रहा हो. कोई छोटी कम्युनिटी है जो कर रही है, उसकी बात अलग है. सैडली आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ कम्युनिटी, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर हम इस छोटी कम्युनिटी की भी बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है. किसी उम्र के बाद तो वो गाय दूध देना बंद करेगी, फिर आप क्या करेंगे उस गाय का? या तो आप इतने इकोनॉमिकली स्टेबल हो कि आप उसे रख पाएँ, पाल पाएँ जब तक उसकी ज़िंदगी रहती है, या उसके बच्चों को पाल पाएँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. तो एक इकोनॉमिकली अगर आप सस्टेनेबल तरीके की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं भी एथिकल वे में डेयरी प्रोडक्शन हो रहा है.
अभी आपने बताया था कि पुलिस स्टेशन जब आप लोग जाते हैं तो पुलिस वाले भी कई सारे लॉज नहीं जानते हैं, तो अभी सही बात है। और अभी हम देखें तो हम ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनके इक्वालिटी, डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर रोज़ कोई ना कोई केस एक आता रहता है, लेकिन एनिमल राइट्स की हम उतनी बात नहीं कर रहे हैं और शायद इसी वजह से लोग इतना अवेयर नहीं हैं। आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? If I have to compare humans and animals, यस यस, तो a comparative analysis of human rights and animal rights. animal rights, okay. See, first of all, कि इस देश में आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जनसंख्या है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की भी बात करें तो ह्यूमन राइट्स के भी लॉज ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ह्यूमन लाइफ की भी वैल्यू कम होती जा रही है इस देश में, बिकॉज कंसिडरिंग कि इतना बायस्ड सिस्टम है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पॉलिटिक्स है, जिसके पास पैसा है, they can easily buy the system as well. तो आई डोंट वांट टू स्पीक मच अबाउट ह्यूमन राइट्स। आई थिंक ह्यूमन राइट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, जितना ज़्यादा आप पढ़ें, जितना ज़्यादा आप कानून को पढ़ें, जितना आप अपने हक के बारे में पढ़ेंगे, उतना आप अवेयर रहेंगे, उतना ही कम चांसेस हैं कि लोग आपको बेवकूफ़ बना के आपके राइट का हनन कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स, दे कैन नॉट डू दैट। उनके लिए किसी और को बोलना पड़ता है, वो खुद से जाके नहीं भौंक के बता पाएंगे कि मेरा हक है इस कॉलोनी में रहने का और ये। तो उनके लिए ह्यूमन्स को स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड ह्यूमन्स, अब पता नहीं ये कितना सही है या कितना लोग अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल ऑफ सॉर्ट्स इन नेचर, नॉट वेरी स्पिरिचुअल, बट हाँ आई डू बिलीव इन कर्मा। तो आजकल जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हम मतलब ह्यूमन्स को हम देख रहे हैं कि स्टैम्पीड में मर जा रहे हैं, लैंडस्लाइड में मर जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आपका कर्म आपके पास आता है। अगर आपने किसी को अपने टेस्ट बड के लिए मार के खाया है तो कल को आपके साथ ऐसा होता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग चलाइए और सोचिए कि कभी आपने ऐसा किया होगा, शायद इसीलिए हो रहा है, उन्हीं कर्मों का फल है। तो या एनिमल्स के नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन्स अगर बोलने लगे उनके बारे में तो बहुत ही बेहतर बात है, क्योंकि राइट्स हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जितना ज़्यादा हम उस बारे में बात करेंगे और जितनी खुल के बात करेंगे, उतना बेहतर तरीके से हम शायद परिवर्तन ला सकते हैं समाज में। अभी अगर हम सोसाइटी में देखें अपनी, तो 3 तरह के कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। एक एनिमल लवर होते हैं, और एक होते हैं जो एकदम न्यूट्रल होते हैं, उनको ना मतलब है, ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और एक कैटेगरी ऐसी है जो एकदम इसके खिलाफ होती है। आप भी जाती होंगी डेली तो आप देखती होंगी बहुत लोग विरोध करते होंगे इस चीज़ का कि मतलब क्यों कर रहे हो ये वो, ये तो एनिमल उसी चीज़ के लिए बना हुआ है, कुत्ता घर के अंदर नहीं आ सकता। तो आप ऐसे लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हो कि, या फिर उनसे बोल सकते हो कि वो भी इस चीज़ को ना करें या फिर बंद करें? मेरे फेवरेट तरह के लोग हैं जो न्यूट्रल होते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आप हेड ओवर हील्स एनिमल से प्यार करें। जब तक आप क्रूअल नहीं हो रहे हैं वो हमारा काम आसान करता है। अगर आप शांति से 50 की स्पीड में नॉर्मल गली में 40-50 की स्पीड में गाड़ी चला के जा सकते हैं और एक पपी को बिना चढ़ाए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। बट प्रॉब्लम आती है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी सैड। आप ज़बरदस्ती बच्चों पे एसिड डाल रहे हैं, गायों के ऊपर एसिड डाल दे रहे हैं, गर्म पानी से डाल के भगा रहे हैं, तो ये क्रूअल्टी ना करे इंसान। तो आई एम कम्प्लीटली ओके विद पीपल हु आर न्यूट्रल। I don't want everybody to be an animal lover where they are in love with them head over heels and cuddly कर रहे हैं, animal farm ही खोल लिया है। उसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। अगर आप न्यूट्रल हैं, आप क्रूअल नहीं हैं, आप संस्थाओं का काम आसान करते हैं, आप जानवर की ज़िंदगी आसान करते हैं न्यूट्रल होके। क्योंकि जानवर, मतलब इफ़ यू थिंक ऑफ एनिमल किंगडम इन जनरल, दे नो हाउ टू सर्वाइव। डॉग्स को भी हमने डोमेस्टिकेट किया। डॉग्स डोमेस्टिकेटेड नहीं थे, वोल्फ के संतान हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो वो रह के आए हैं स्नो में, अपने आप हंट करके मार मूर के रह ले रहे हैं। सेम गोज फॉर टाइगर्स एंड लायंस। तो वी डोंट हैव टू टेम एनिमल्स, और वी डोंट रियली हैव टू लाइक गो आउट ऑफ आर लाइक बियॉन्ड आर स्ट्रेंथ कि हम उनकी हेल्प कर सकें। आप अगर न्यूट्रल हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, विच मेक्स द वर्क ईजियर। बट सैड पार्ट ये है कि लोग नहीं हैं न्यूट्रल। लोग इतना नफरत पे उतर आए हैं, लोग अपने एक्शंस के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि उनके एक्शंस हार्म कैसे कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। इंडिया में कौन से ऐसे एनिमल लॉज हैं जो मतलब सबको पता होने चाहिए, हर इंसान को पता होने चाहिए भाई एनिमल्स के ये राइट्स हैं और ये लॉज हैं, अगर तुम उनको हार्म करते हो तो तुम्हें ये सज़ा मिल सकती है? सैडली अभी तक सज़ा का तो प्रावधान बहुत ही कम था। फ़ाइन, अगर आपने देखा हो, बहुत बार ये संसद में भी डिस्कस हुआ है कि 50 रुपये फ़ाइन है मैक्सिमम। लेकिन अब थैंक्स टू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के 2-3 ऐसे सेक्शंस हैं, 325 आई थिंक 324, जिसमें एनिमल अगर 10 रुपये या 50 रुपये की वैल्यू का है
और आप उसको हार्म करते हैं, उसके साथ आप क्रूअल्टी से बिहेव करते हैं, तो आपको 5 साल से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, जो पहले प्रावधान नहीं था। लेकिन उसके पहले भी प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का है, जिसका सेक्शन 11 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आए दिन ये नॉर्मल दिनों में भी देख सकते हैं। कई बार लोग पेट्स पालते हैं और बालकनी में बांध के छोड़ देते हैं, खाना नहीं रखा, पानी नहीं रखा, सड़क पे चल रहे हैं, डंडा लेके मार दिया, बेचारा अधमरा हो गया या लंगड़ा हो गया कुत्ता या जो भी जानवर है। तो ये सारे लॉज बहुत ही बेसिक हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको पता है तो जब आप जाएंगे पुलिस में कंप्लेंट लिखने, आपके पास प्रूफ है, तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस PCA 1960 सेक्शन 11 इस कैटेगरी में इस लॉ का उल्लंघन हुआ है, जिस आदमी ने किया है उसका नाम दे सकते हैं और इस तरह से आप अपनी कंप्लेंट फ्रेम कर सकते हैं। सेम अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। जब हम बात करते हैं कि आजकल इतने ज़्यादा जंगल और पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतने सारे जानवर जो हैं उनके पास कोई जगह नहीं है, जब जंगल आपने काट दिए तो वो शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। कई बार न्यूज़ आती है कि टाइगर आ गया, लखनऊ में ही आ चुकी है कई बार, कहीं पे शेर आ गया या कुछ ऐसा हो गया। तो लोग इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही डंडा पीट पीट के उसको भगाने लगेंगे। ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज के अगेंस्ट है। तो ये छोटे छोटे लॉज हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, और सिर्फ लॉ पता होने से काम नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। जब आप देख रहे हैं आपके सामने गलत हो रहा है, आप रुकिए, अपना 10 मिनट 15 मिनट का समय दीजिए और मना करिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एनिमल राइट्स वायलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ आ गई हैं, ट्रक्स आ गए हैं, अभी भी आपने देखा होगा लोग घोड़े पे बांध के फल बेचते हैं। अगर आप ओल्ड लखनऊ और कैंट एरिया के साइड जाएँ, ये सब भी अगेंस्ट है। दोपहर में 12 से 3 आप काम नहीं करवा सकते जानवर से, कोई भी सामान वो नहीं ढो सकता। लेकिन लोगों को नहीं पता है। वेट कैटेगरीज डिसाइडेड है कि एक बैल, एक घोड़ा या खच्चर कितना वेट ले सकता है, उसके लिए भी कैटेगरीज डिसाइडेड है। अगेन लोगों को पता नहीं है, तो लोग ओवरवेट 200-200 किलो 300-300 किलो डाल के और एक जानवर से खिंचवा रहे हैं। और ये मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैं कहीं से आ रही थी लखनऊ में और मैंने सामने देखा दोपहर के 2 बजे ऐसा कराया जा रहा था। आई स्टॉप देम देन एंड देयर, आई कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस, एंड उतनी देर के लिए वो वेट हटाया गया, क्योंकि वो जानवर शाम को ही काम कर सकता है या सुबह धूप जब तक नहीं हुई है। तो ये बहुत छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो लोगों को पता नहीं है, एंड पता इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम अपने करिकुलम में ऐड नहीं करते, तो लोग पढ़ते ही नहीं है उसके बारे में, तो उन्हें पता ही नहीं होता है। तो आई थिंक द मोर यू रीड द बेटर यू आर इन्फॉर्म्ड एंड द बेटर यू कैन फाइट फॉर एनिमल्स। बट बात करें अगर क्रूएलिटी की, तो अभी हम राह चलते ही देख लेंगे बगल में चिकन की दुकान है, मटन की दुकान है, और उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, चिकन्स को भी। इनफैक्ट मैंने एक बार देखा था कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, वो वैन आती है उधर से ऐसे उसको पकड़ के बांध के फेंक रहा है ऐसे। तो वो हमारे सामने ही वो मतलब लॉज वायलेट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं, डेली लाइफ में हो रहे हैं, हर कोई देख रहा है, गवर्नमेंट भी जान नहीं रही होगी, लेकिन फिर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं लोग? एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है ना उनसे, इकोनॉमी भी तो चल रही है। शराब सबको पता है गलत है, शराब के ठेके क्यों इतने खुले हैं क्योंकि हमें पता है हमारी इकोनॉमी उसी से चल रही है। तो सैड बहुत है। और अगर आपने जैसे चिकन की बात की है, एक A4 साइज़ के बराबर उनका पिंजड़ा रहता है जिसमें वो रहते हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। जब तक डिमांड नहीं कम होगी तो सप्लाई इसी तरह रहेगी। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेजिटेरियन और वीगन चॉइसेस पे शिफ्ट होंगे, अपने आप ही सप्लाई कम होगी और ऑल्टरनेटिव उभरने लगेंगे कि मॉक मीट आने लगेगा मार्केट में। अभी आप देखिए लखनऊ में, मैं 2018 में लखनऊ में वापस आई थी और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है 7 सालों में। जब मैं आई थी तो मुझे नहीं लगता था यहाँ किसी को भी वीगन कॉन्सेप्ट के बारे में ही पता होगा। मुझे कहीं भी वीगन ऑल्टरनेटिव मिल्क तक नहीं मिलता था। बट अभी ब्लिंकिट पे, जेप्टो पे भी बहुत सारे वीगन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी, लोगों ने अपनी चॉइसेस स्विच की। तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू कि आप कितना ज़्यादा सुन रहे हैं, कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं और अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। जब तक डिमांड नहीं कम होगी, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाते और लोग मान जाएं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है इस देश में। बट हम बात करें अगर वीगन डाइट की, तो उसमें भी ये है कि जो रिच या एलीट क्लास है उसके लिए तो बहुत आसान है अफोर्ड करना। बट अगर मिडिल क्लास की बात करें या लोअर मिडिल क्लास की बात करें, और हमारी जनता भी पूरे देश की लगभग थोड़ी गरीबी में ही जीती है ज़्यादातर, तो उनके लिए तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ें वीगन डाइट फॉलो करना। अगर आप ध्यान दें तो हमारी रोज़मर्रा की डाइट वीगन है। तरकारी, रोटी, दाल, चावल, ये सब वीगन है और रोज़मर्रा में तो हम यही खाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं खाना होता है। दूसरी चीज़ रही बात कि वीगन थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसके सिर्फ जो फैंसी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव है। अगर आप घर पे वही बादाम और दूध का काजू का दूध बनाएंगे
तो आपको बहुत ईजिली पड़ेगा वो 55 to 60 रुपीज़ लीटर, जो आप डेयरी को भी दे रहे हैं। लेकिन कन्वीनियंस की बात आ जाती है, लोग उतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि कौन नट्स भिगोएगा, कौन उसको मिक्सर ग्राइंडर में चला के छान के दूध बनाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमें स्टोर पे मिल जाए, और स्टोर पे जब भी आप कोई चीज़ लेने जाएंगे, ऑब्वियसली जिस चीज़ की डिमांड कम है वो एक्सपेंसिव रहेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी अपने आप प्राइस भी डिक्रीज होने लगेगा। तो अगर आप कॉन्शियसली वीगनिज्म फॉलो करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ रीजंस या लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू बी वीगन। मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन हमारी जो रोज़ की चीज़ें हैं वो वीगन ही है। मैं रोटी खाती हूँ, मैं घी नहीं लगाती हूँ उसमें, और घी में पकाने की जगह हम कोकोनट ऑयल में पका लेंगे। तो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं अगर आप देखें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आपने एनिमल लॉस की बात करी, तो उसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स 1960 पीसीए एक्ट 1960 है, और वही नहीं, ज़्यादातर सारे ही एनिमल लॉस अगर हम देखें तो सब ज़्यादातर आउटडेटेड हैं। That's true. क्योंकि अगर पीसीए एक्ट 1960 में अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो हमारी सज़ा है वो 300 रुपये, 200 रुपये या फिर 3 महीने की सज़ा, वो भी जो कि होती नहीं है That's यूजुअली, क्योंकि 300 रुपये की सज़ा के लिए कोई केसेस चलाएगा और उसका जो एक्सपेंस होता है बहुत कॉस्टली होता है, और फिर रोज़ कोर्ट जाना ये वो, और पुलिस वाले भी उतना वो नहीं करते। इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये क्या आपको लगता है कि लॉस बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है और हमें कुछ नए लॉस की ज़रूरत है? लॉस तो आउटडेटेड हैं, दैट इज़ ट्रू, बट जैसे मैंने बोला कि भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में आया है अभी, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। हम मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट मी पर्सनली, तो मैं पूरा सहमत नहीं हूँ भारतीय न्याय संहिता से भी, क्योंकि जब तक आप एनिमल को प्रॉपर्टी के कैटेगरी में रखेंगे, जब तक आप उसको सामान या चीज़ कंसिडर करेंगे, तो आप उसको ह्यूमेन नज़र से देख ही नहीं सकते। तो 1960 में भी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी, और अभी भी हम एनिमल्स को एज अ प्रॉपर्टी ही देखते आ रहे हैं। तो येस, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एनिमल लॉस को अपडेट करने की, चेंज करने की, ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करने की। अगेन सिर्फ पेपर्स पर नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि ऑफकोर्स केस लोग परस्यू नहीं करते हैं, परस्यू इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी सी पनिशमेंट के लिए हम कितना चप्पल घिसें, हम कितना बार बार जाएं कोर्ट में। लेकिन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट वंस यू स्टार्ट परस्यूइंग एनी केस, अगर आप पीछे पढ़ के कराते हैं, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इनिशियली, बट देर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे जो कल्प्रिट है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, उससे कॉम्पनसेशन मांगा जा सकता है, और भी कई सारे लूपहोल्स निकाले जा सकते हैं। लूपहोल्स नहीं, मतलब देर आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू आप वो केस लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, जिसमें जो कल्प्रिट है उसको ये एहसास होगा कि उसने गलत किया है। बट प्रॉब्लम वहीं आती है क्योंकि हम बीच में गिव अप कर देते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट अस कि हम गिव अप कर देते हैं, हमारे साथ सिस्टम भी नहीं खड़ा होता है। तो एज आई सेड कि हर लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो अवेयरनेस बॉटम लाइन से स्टार्ट होगी जब हम स्कूल में ये करिकुलम इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ हमने स्कूल के बच्चों को पढ़ाया ना कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तभी उन्हें पता है सिविक्स में कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। सेम तरीके से हमें उन्हें एनिमल लॉस के बारे में भी स्कूल से ही बताना पड़ेगा, ताकि जब वो बड़े हों और उनके सामने गलत हो रहा हो तो उन्हें कुछ तो याद रहेगा कि हाँ, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो गलत है। तो वो स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंज तभी आएगा। दूसरा, जो हम भी कोशिश करते हैं, और साथ में अगर ये किसी सिस्टमैटिक अथॉरिटी के थ्रू आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि हम पुलिस के साथ अवेयरनेस वर्कशॉप करना, कॉलेजेस में अवेयरनेस वर्कशॉप करना, सोसाइटीज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें अवेयरनेस वर्कशॉप्स करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप जाके अवेयरनेस वर्कशॉप करते हैं तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कई केसेस हमारे ऐसे हुए हैं जहाँ पे लोग हमसे बहुत लड़ने चले आए और उन्हें लगा कि वो डंडे से कुत्ते को मार देंगे या हमें धमका देंगे तो हम डर जाएंगे। बट व्हेन दे रियलाइज्ड कि हमने प्रॉपर रिटन कंप्लेंट की, उनके पास पुलिस गई, उन्हें वापस थाने उठ के आना पड़ा उस कुत्ते को डंडा मारने के लिए, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भैया इतना करने से अच्छा रहने दो, ये लोग खिला ही ले मेरे घर के आगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ स्टैंड एंड हैव दैट स्पाइन, कि आप खड़े रहें, डटे रहें उनके साथ, क्योंकि एनिमल्स के लिए एक्चुअली कोई नहीं है बोलने वाला। जैसे कि आप डेली रेस्क्यूज़ करते रहते हो, तो बहुत सारे अगर लॉस में कमी है तो आपको भी कमी महसूस होती होगी, काश ये लॉ होता तो ऐसा हो जाता, या फिर ये भी लॉ होना चाहिए, ये प्रोहिबिट होना चाहिए। तो आप ऐसे कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना चाहोगे जो कि लॉ होना चाहिए इस फील्ड में? सी, मेरा तो वही है इसमें, सेम, आई एम स्पीकिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड।
इम्प्लीमेंट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं अगर वही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए, दैट इज़ गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस. बट इफ आई हैड टू ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स शुड बी टेकन आउट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ बीइंग अ प्रॉपर्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो लिविंग ब्रीदिंग बींग्स हैं जिनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो फील कर सकते हैं जब आप उनको मारते हैं, उनका बच्चा उनसे छीनते हैं, उनको भी फील होती हैं चीज़ें. तो पहले तो उन्हें प्रोडक्ट की कैटेगरी से हटा के आप एक जीवित इंसान या जीवित जानवर के रूप में देखें. दूसरी चीज़ है कि जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और पुलिस को इस बारे में ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए. जैसे अगर मैं सड़क पे जा रही हूँ और किसी ने मेरा बैग छीन लिया और साइड में ट्रैफिक पुलिस है, तो वो मेरी हेल्प करेगी, क्योंकि उसे रियलाइज़ होगा कि ये तो करना ही पड़ेगा मुझे, मेरे सामने हुआ है. उसी तरह उन्हें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर उनके सामने सड़क पे कोई गाय खच्चर बहुत ज़्यादा सामान ढो के ले जा रही है और वो गलत है, तो उन्हें वहीं रोकना है. उनके सामने कोई जानवर को मार रहा है तो उन्हें वहाँ भी एक्ट करना है. कोई उनको 112 नंबर पर रात में फ़ोन करके बुला रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी लड़की या लड़के के साथ ही बुरा हो रहा हो तभी वो आएँ. किसी जानवर के साथ हुआ है वो तब भी उसी ज़ील के साथ आएँ कि हाँ ये गलत है, इसके लिए लॉज हैं, आप गलत कर रहे हैं, एंड दे शुड स्टैंड बाय इट. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में, जैसे कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है, ऐसा कोई फंक्शन होता है, तो एनिमल्स को रीलोकेट कर दिया जाता है. गाय होती हैं सड़कों पे, एक तो हटा नहीं रहे हैं, ऊपर से उनको रीलोकेट करके दूसरे एरिया में डाल दिया जाता है. और कुत्तों को नगर निगम की गाड़ी आती है, उनको उठा के दूसरे एरिया में डाल देती है. फिर वो वहाँ पे जाके वो एक अडेप्शन नहीं कर पाते हैं, वो फिर उसके बाद वो कुछ करेंगे, फिर उस पर कंप्लेंट्स आती हैं. तो ये कितना बड़ा इशू है अभी? ऑफ कोर्स ये इशू है ही है. मतलब लखनऊ में तो फिर भी मुझे इतना रीलोकेशन का न्यूज़ नहीं आया है, टचवुड, जब से HSI आया है. बट दिल्ली में जब भी प्रधानमंत्री को कोई रैली होती है, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, जब उन्हें लाल किला या इंडिया गेट जाना होता है, तो वहाँ के डॉग सारे हटा दिए जाते हैं. एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिना सिस्टमैटिक अप्रोच ही नहीं है उनको हटाने का. ठीक है, अगर आपको लगता है कि रैली निकलनी है, डॉग्स कोई थ्रेट हैं और आपको हटाना है, एक जियो टैग आता है. आपको कोई स्पेस बनाना चाहिए जहाँ पे आप उन्हें जियो टैग करके उस जगह उतनी देर के लिए रखें और फिर वापस लाके उसी स्पेस पे छोड़े जहाँ से आपने कलेक्ट किया था. ये चीज़ें होती ही नहीं हैं क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है प्लेस में. पेपर्स में है पर इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है. तो वो ऐसे भरेंगे, यहाँ के कुत्ते वहाँ कर दिए, वहाँ के कुत्ते वहाँ कर दिए. डॉग साइकोलॉजी पता नहीं है. डॉग्स आर टेरिटोरियल इन नेचर. वो अपनी टेरिटरी पूरा स्थापित करते हैं और वो वहीं रहते हैं. दूसरे टेरिटरी के डॉग्स आ नहीं सकते हैं. फिर ऑब्वियसली जब आपने उन्हें रीलोकेट किया है, वो दूसरी जगह जाके लड़ रहे हैं. फिर आप कंप्लेन करेंगे कि अचानक से डॉग मेनिस बढ़ गया है, डॉग्स भौंक रहे हैं, काट रहे हैं. वो क्यों कर रहे हैं? ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ही कर रहे हैं ना. भगवान ने आपको दिमाग दिया है सोचने का, लॉजिकली, रैशनली. अगर आप सोच के नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद ही प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रहे हैं. अभी दिल्ली में इनफैक्ट वाइल वी आर रिकॉर्डिंग काफ़ी कमोशन चल रहा है कि वहाँ की CM ने, रेखा गुप्ता ने कई बार बोला है कि डॉग मेनेस है, हम दिल्ली को पहला ऐसा सिटी बनाएंगे भारत में जहाँ पे स्ट्रे डॉग फ्री पॉपुलेशन रहेगी. कैसे रहेगी? व्हाट इज़ द प्लान इन प्लेस? आपका प्लान कहाँ है? कहाँ ले जा रहे हैं आप सारे कुत्तों को अगर आप स्ट्रे डॉग फ्री बनाना चाहते हैं? तो देयर आर अ लॉट ऑफ इशूज़ दैट आर एग्जिस्टेंट. देन दूसरी चीज़ ये है कि डॉग को रिलोकेट करना या किसी भी एनिमल को रिलोकेट करना बिल्कुल ही गलत है. एक ही ह्यूमन सोल्यूशन है एंड वो है स्टेरिलाइजेशन. कि आप उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करें, उनकी नसबंदी करा के. नेचुरली उन्हें रिप्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन कंसिडरिंग इतनी क्रूअल्टी है, वो सड़क पे आके मर ही रहे हैं या उनको रिलोकेट ही किया जा रहा है, तो आप इवेंचुअली नसबंदी इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए कि धीरे धीरे पॉपुलेशन ही कम हो जाए, सड़कों पर दिखे ही ना जानवर, तो वो ज़्यादा बेहतर है. स्टेरिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है और ये कितना सही है? 2001 में भारत में आया था ABC नाम से, दैट इज़ एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसमें ये प्लान बनाया गया था कि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कम करने के लिए उनको स्टेरिलाइज करेंगे, एंटी रेबीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेट करेंगे और जिस एरिया से उन्हें उठाया है उसी एरिया में रिहैबिलिटेट करेंगे. बट द प्रॉब्लम अगेन, इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होता ही नहीं है किसी चीज़ का भारत में. तो अगेन वही प्रॉब्लम आई. नगर निगम वालों को पैसे तो मिल रहे थे ये करने के, पर वो उनको स्टेरिलाइज नहीं कर रहे थे. वो कुत्ते को ले जाते, कुछ दिन तक रखते, या तो वापस वैसे ही छोड़ देते, या फिर उनको इतनी बुरी कंडीशन में केज में रखते कि वो बेचारे खुद ही वहाँ पे शॉक और ट्रॉमा से मर जाते. फिर 2022 या 23 में वापस से रिवाइज्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज़ आई हैं एंड बात उसको भी इम्प्लीमेंट करने की चल रही है. लेकिन अगेन लखनऊ में भी जो मेरा नगर निगम के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बुरा रहा है. दे डोंट हैव प्रॉपर डॉग केनल्स, ना कोई प्रॉपर डॉक्टर्स हैं जो ढंग से उनकी नसबंदी करके उनको वापस उसी जगह पे छोड़ें. थैंक्स टू HSI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आई थिंक 2019 से लखनऊ में काम कर रही है स्टेरिलाइजेशन का. तो इट्स ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल
आई थिंक दैट इज़ द फुल फॉर्म. एंड वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. उनके सारे स्टाफ जो हैं वो ट्रेंड है. उनके पास नेट से वो कैच करते हैं. पहले जब अगर आपने कभी नगर निगम को देखा हो कुत्ते पकड़ते हुए, तो वो लोहे की रॉड लेके आते थे जो उनके गले में या मुंह में फंसा देते थे, और फिर वो बहुत ही क्रूअल तरीका था. तो नेट से कैच करते हैं. अगर डॉग फ्रेंडली है तो वो गोद में उठा के उसको रख लेते हैं. बट आई थिंक ये बहुत कम शहरों में HSI ऑपरेट कर रहा है. बाकी जगहों पे अभी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही कर रहा है. और सबसे बुरा हाल है दिल्ली का. MCD दिल्ली में अगर आप जाएंगे, वहीं सूसू पॉटी पड़ी है, उसी में कुत्ता पड़ा है, खाली बोल पड़ा हुआ है सूखा हुआ. ना उनको वैक्सीन कर रहे हैं, ना उनको स्टेरिलाइज कर रहे हैं. या तो वो बच्चे वहीं मर जा रहे हैं, या उसी हालत में उन्हें सड़क पे छोड़ दिया जा रहा है. HSI जो है ये कोई प्राइवेट बॉडी है, फिर ये गवर्नमेंट बॉडी है? नहीं, इट इज़ a non-profit organization that works for animals on a very grand level, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है. तो हमारे देश में आई थिंक 2 या 3 शहरों में अभी ऑपरेट कर रही है. और इन्होंने जो स्पेस लिया है वो नगर निगम का ही स्पेस लिया है लखनऊ में. लेकिन टीम इनकी अपनी है, डॉक्टर्स की टीम, जो डॉग कैचर हैं उनकी टीम. तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दे हैव बीन ऑपरेटिंग. और ये आपके एरिया से आएंगे, जो भी कॉलर है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बुलाया है उनको कि हमारे यहाँ 5 कुत्ते हैं जिनको हम चाहते हैं कि उनकी नसबंदी हो जाए, तो वो आएंगे सुबह सुबह, उनकी लोकेशन टैग करेंगे, आपसे साइन करवाएंगे, फिर उन्हें ले जाएंगे. 5 से 6 दिन बाद जैसे उनका स्टिचेस और सब हील हो जाते हैं सर्जरी के बाद, तो वो वापस उसी जगह पे ड्रॉप करेंगे. और उस दौरान में आप मिलने भी जा सकते हैं. अगर आप बहुत अटैच्ड हैं अपने कम्युनिटी एनिमल्स हैं, तो यू कैन गो टू देयर फैसिलिटी एंड मीट देम एज वेल. तो ये एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है एक तरह से, कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा सब अगर चाह के इतना सारी चीज़ें कर सकती है, तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल उसको तो करना ही चाहिए, पर उसके बाद भी नहीं कर पा रही है. ये फिर गवर्नमेंट का फेलियर तो है ही है, क्योंकि ये पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया था. बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि सिर्फ पेपर पे पॉलिसीज़ बना देने से काम नहीं होता है. आपको अपने स्टाफ को उस तरह ट्रेन करना पड़ेगा. अब नगर निगम में जो इंसान गाड़ी चलाने के लिए है, या जो कूड़ा उठाने के लिए है, सफाई करने के लिए है, उसको ज़रूरी थोड़ी है पता है कि डॉग को कैसे पकड़ते हैं. उसके लिए तो उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना. तो ट्रेनिंग थी नहीं. थैंकफुली HSI आई, तो HSI के ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं. अभी भी वो लोग वही हैं जो पहले शायद नगर निगम में थे. उन्हीं को ट्रेन किया गया है अच्छे से, पहले उनकी ट्रेनिंग हुई है. अभी भी जो फैसिलिटी वो यूज़ कर रहे हैं, वो फैसिलिटी HSI वालों ने नगर निगम की ही फैसिलिटी ली है, लेकिन अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाई है. तो आई डोंट थिंक इसमें मैं गवर्नमेंट का फेलियर मानूंगी. आई इनफैक्ट अप्रिशिएट कि ऐसा इनिशिएटिव लिया जहां उन्होंने अपनी स्पेस दी, और ये अथॉरिटी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दी जो उस फील्ड में प्रोफेशनल है. तो आई वुड एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर टेकिंग दैट स्टेप. इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन एन इनकरेक्ट वे, दे डिसाइडेड टू आउटसोर्स समबडी टू डू इट प्रॉपरली. जब आप किसी डॉग को रेस्क्यू करने जाते हो, तब क्या पूरा प्रोसेस होता है, और क्या पब्लिक और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है? क्योंकि पब्लिक और गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन तो ज़रूरी है. ज़रूरी तो है, पर मिलता नहीं है सैडली. गवर्नमेंट से तो कोई सपोर्ट नहीं है. बिकॉज अगर ये तो पता नहीं क्या धारणा है कि अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास NGO, हाँ आपको तो सरकार पैसा दे रही होगी. कोई सरकार किसी को पैसा नहीं दे रही है यार. कहीं ग्रांट ही नहीं अवेलेबल है. हो तो प्लीज़ हमें भी बता दो, हमें भी चाहिए. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि केस कैसा है. एक्सीडेंटल केस है, या डॉग बीमार है, सिम्टम शो कर रहा है बीमारी का. सो डिपेंडिंग अपॉन हु द कॉलर इज़. कई बार कॉलर्स अच्छे होते हैं जिन्हें पता है कि हाँ ठीक है, शायद आधे घंटे 40 मिनट में टीम आएगी, तो वो उतने देर उस डॉग को सेफली रखेंगे, उसके साथ बैठेंगे. कई बार बहुत ही इम्पेशेंट लोग के फ़ोन आते हैं. उनको लगता है कि उनका जॉब कॉल करने के बाद ख़त्म हो गया. अगर अब आपके घर के सामने डॉग है और आप मुझे फ़ोन करके कह रहे हो कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई है, मैम आ जाइए, और मैं उनको बता रही हूँ कि हम गोमती नगर में ऑपरेट करते हैं, हमें टाइम लगेगा जानकीपुरम तक आने में, तो उतनी देर हम कैसे रख लें मैम, आप ही भेज दीजिए. अरे वी डोंट हैव विंग्स ना, कि बस हम उड़ के पहुँच गए 2 मिनट में और हमने ट्रांसपोर्ट करा लिया. तो आई थिंक वो समझने की ज़रूरत है. जब भी पब्लिक किसी भी NGO को रीच आउट करती है, तो उन्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी NGO जो भारत देश में एनिमल के लिए काम कर रही है, पहली चीज़ तो वो 80% ऑफ द टाइम विलिंगली कर रहे हैं, अपने बजट पे कर रहे हैं, अपने समय के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई बहुत ज़्यादा एड या सपोर्ट नहीं है. या तो हम क्राउड फंडिंग पे काम कर रहे हैं, या हम खुद अर्न करके. तो यू नीड टू बी एम्पैथेटिक टू अंडरस्टैंड कि उनकी जितनी कैपेसिटी है वो उसके अंतर्गत ही काम कर पाएंगे. अगर वो मना कर रहे हैं तो आपको ऑफेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद सोचिए कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं. अगर आपके घर के पास कोई वेट है, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि उसे चोट लगी है, आधा घंटा वेट नहीं हो सकता, तो आप खुद उसको वेट के यहाँ तक ले जाने का ट्राई करिए, या वेट के यहाँ तक जाके किसी पैरावेट को बुला के लाइए ताकि ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट हो पाए. तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. एंड एक प्रोसेस क्या होता है, द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, कि लेट्स से वी रिसीव्ड अ कॉल, वी विल
आस्क देम टू सेंड अस लोकेशन एंड रियल टाइम फोटोज़ एंड वीडियोज़, ताकि हम गेज कर सकें कि हमें कितने क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं इलाज के लिए. अगर कोई ऐसा केस है, फॉर एग्जांपल ओपन वुंड है, जो उस कुत्ते के टेरिटरी में ही रह के उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप उसको टेरिटरी से बाहर निकालेंगे तो वो नर्वस हो जाएगा, हीलिंग प्रोसेस लंबा हो जाता है. तो हम कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा केस है जो वहीं पर ट्रीट हो सकता है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तो रेगुलरली हमारे पैरावेट जाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करने. पर अगर कोई ऐसा केस है, फॉर एग्जांपल स्पाइन टूट गई है, मैसिव फ्रैक्चर है, या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तो इन दैट केस वी हैव लाइक कनेक्टेड विद अ कपल ऑफ वेटनरी ऑर्गेनाइजेशंस. अगेन सारे प्राइवेट हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रो बोनो काम कर रहा है. तो हम उनके यहाँ एडमिट कराते हैं और वहाँ पे जितना भी टाइम लगता है, हील होने के बाद हम उन्हें सेम स्पेस पे रिहैबिलिटेट करते हैं. कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पपी बहुत ही छोटा है, हमने 1 दिन का बच्चा अगर रेस्क्यू किया है, 2 घंटे का बच्चा रेस्क्यू किया है, तो हम उसे ऑब्वियसली 3 महीने बाद रिहैबिलिटेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है सड़क पे जीवन कैसे जीते हैं. तो इन दैट केस वी ट्राई कि उनका अडॉप्शन हो जाए. नहीं अडॉप्ट होते हैं तो वो हमारे शेल्टर पे ही जाते हैं. और सेम गोज़ फॉर वेरी ओल्ड डॉग्स. अगर हमने किसी बहुत ही ओल्ड डॉग को रेस्क्यू किया है, मैं तो पर्सनली बायस्ड भी हूँ बुढ़े जानवरों के लिए इन जनरल. सो इफ़ दे आर वेरी ओल्ड वी विल नेवर सेंड देम बैक ऑन स्ट्रीट, क्योंकि आखिरी के कुछ महीने कुछ साल अगर उनके पास बचे हैं तो वो कंफर्टेबली 2 टाइम का खाना खा के हमारे शेल्टर पे ही रह लें. दैट इज़ वॉट वी होप फॉर. मैम अभी आप बात करें कि जो डॉग जो है ओल्ड हो जाते हैं, उसके बाद बट उनकी जब डेथ होती होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता होगा आपके लिए. तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास तो बहुत सारे डॉग्स होंगे जिनकी डेथ रेगुलरली होती होगी, तो उसको कैसा क्या प्रोसेस करते हैं आपकी, कैसे उनको उनका जो लास्ट रिचुअल्स होती हैं उसको कैसे करते हैं? सो ऑफकोर्स पेनफुल तो है, नो मैटर हाउ मच वी से कि हम 10 साल से इस फील्ड में हमने बहुत देखा है, बट इट हर्ट्स द सेम एवरी टाइम. उतना ही फूट फूट के रोती हूँ मैं अगर मैंने वो 2 दिन का बच्चा बचाया है या वो 10 साल भी हमारे पास रहा है, तो हर्ट इज़ द सेम. बट मुझे ये लगता है कि सम ऑफ द टाइम्स जब बहुत ही ओल्ड डॉग है जिसकी डेथ होती है, तो हमें लगता है वो रिलीफ हो गया है पेन से, क्योंकि उसकी ज़िंदगी इतनी दर्दनाक रही है सड़क पर. उसको शायद कुछ महीने ही हमारे साथ मिले थे जिसमें हमने उन्हें खाना पीना दे के थोड़ा सा स्वस्थ कर दिया और अल्टीमेटली वो चले गए जहाँ उन्हें जाना था. तो वी फील ग्रेटफुल दैट वी वर गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू टेंड टू देम इन देयर लास्ट डेज, टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम इन देयर लास्ट डेज. बट या इट इज़ इक्वली पेनफुल. और जैसे आपने लास्ट राइट्स के बारे में पूछा, तो हमारे यहाँ कोई भी एनिमल के लिए क्रिमेशन ग्राउंड या ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है. तो हमारा शेल्टर ही है जहाँ पे एक लैंड खाली है, हमने वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स बरी किए हैं. और एक रिचुअल हमारा हमेशा रहता है जो हम कोशिश करते हैं फॉलो करने की, कि हर बार हम एक पेड़ लगाते हैं. फॉर एग्जांपल एक हमारा डॉग था बरगद, जब उसकी डेथ हुई तो हमने बरगद का पेड़ लगाया. तारा थी एक हमारी बच्ची, अगेन बहुत ही क्रिटिकल रेस्क्यू था, बहुत ही ओल्ड थी, तो उसकी जगह फिर हमने वहाँ पे गुलमोहर का पेड़ लगाया. तो हम पेड़ ज़रूर लगाते हैं. दैट इज़ लाइक अ स्मॉल ट्रेडिशन और रिचुअल दैट वी फॉलो आफ्टर वी बरी एनी एनिमल. कोई ऐसा इंसिडेंट है जो मतलब भी बहुत ही मुश्किल रहा हो आपके लिए, कोई ऐसा रेस्क्यू? यार रेस्क्यूज़ तो बहुत सारे रहे हैं, बहुत मुश्किल. बट हाँ, वन ऑफ द टफेस्ट भी नहीं, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव हैड वो रहा है जब हमने एक साथ 7 डॉग्स रेस्क्यू किए थे ब्रीडर्स डिस्कार्ड के. तो ब्रीडिंग जो है वो बहुत ही केयरलेसली इंडिया में टेक प्लेस करती है. कोई भी नॉर्म्स, गाइडलाइंस, लॉस फॉलो नहीं होते हैं. आप घर में 2, एक मेल एक फीमेल ले आएँ और आप उन्हें मेट करा के भी बेच देंगे तो नोबडी विल क्वेश्चन. खरीदने वाले को सिर्फ पपी चाहिए होता है, वो पूछता भी नहीं है कि माँ की क्या हाल है, माँ खाना पीना खा रही है या आपने छोड़ा है. तो सेम तरह का एक केस था. एक ब्रीडर था, आई टेक द नेम ऑल्सो, रवि नाम है उनका, सोमनाथ द्वार के पास. बहुत ही डिंजी से एरिया में पानी टंकी के नीचे वो डॉग्स को ब्रीड कराते थे. कोविड के बाद से पेट अडॉप्शन एज वेल एज पेट बाइंग दोनों ही डिक्लाइन हुआ है. अब आई डोंट नो वाई, शायद लोग ज़्यादा फ्रीली रहना चाह रहे हैं या क्या है. तो उसके बाद कई ब्रीडर्स डिस्कार्ड अपने अपने डॉग्स अबैंडन करने लगे क्योंकि बिक नहीं रहे थे. तो हमें फ़ोन तो आया था एक लैब्राडोर के लिए जिसको किसी ने जंगल में पेड़ से बंधा हुआ देखा था, बहुत ही हड्डी बराबर कुत्ता. इट वॉज़ वेरी पेनफुल. हम सोच के भी एक ही डॉग को रेस्क्यू करने गए थे, हमें लगा किसी ने अबैंडन कर दिया है. पर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने वहाँ देखा कि जो रास्ता वहाँ तक लीड कर रहा था, देयर वर अ लॉट ऑफ डॉग्स, लाइक 7 जो हमने अपनी आंखों के सामने देखे अलग अलग ब्रीड्स के, और बहुत ही बुरे हालत में, मतलब जितना बुरा आप इमेजिन कर सकते हैं. और वो फीमेल लैब्राडोर के साथ उन्होंने थोड़ी दूर पे एक मेल लैब्राडोर भी बांधा था जो कि मर गया था, और उसकी बॉडी वैसे ही पड़ी हुई थी, बधी हुई, और उसके ऊपर मक्खियाँ लग रही हैं, पानी टंकी भर के पानी गिर रहा है उसके ऊपर.
और ये चैलेंजिंग इसलिए था बिकॉज जब भी हम ब्रीडिंग के केसेस रेस्क्यू करते हैं तो पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है. हम गए पुलिस के पास कंप्लेंट लेके. ऑफ कोर्स नोइंग द सिस्टम दैट वी हैव, उन्होंने कुछ नहीं किया. ना वो कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे थे, ना वो FIR लिख रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे. हमें आई थिंक दोपहर 3 बजे से रात के 11:30 बजे तक वहाँ बैठ के उनको पेस्टर करना पड़ा था. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बुक, PCA का बुक हम सब लेके गए थे कि ये लॉज हैं जिसका उल्लंघन हुआ है, जिसकी वजह से आपको केस लिखना है. बहुत मिन्नतें, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करने के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी. एंड आप सोचो टेक्निकली इन केसेस में हर स्टेट में एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड होता है जिनके पास वो डॉग्स जाएंगे. फिर वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि वो डॉग्स किस NGO या कहाँ पर केयर के लिए जाएंगे जब तक वो हील नहीं होते. बट कोई भी लॉज नहीं पता है लोगों को, ये प्रोसेस हुआ ही नहीं. उन्होंने बहुत मुश्किल से कंप्लेंट लिख ली हमारी. फिर सारे डॉग्स हमारे साथ ही शेल्टर पर आए, जिसमें से सबको ही टिक फीवर था. एक का मुंह फटा हुआ था, एक तो मैंने बताया ही बदे बदे मर गया, दूसरा बधी हुई थी. तो एक साथ इतने सारे बुरे केसेस देखे हमने, और उनमें से कुछ ह्यूमंस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे. दे वर वेरी अग्रेसिव अगेंस्ट ह्यूमंस एंड राइटफुली सो. जिनको इतना मार के आप स्टैंड में बांध के ब्रीड करा रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, और जिसके बच्चे से आप पैसे कमा रहे हो उसके माँ बाप का ये हाल है. द वर्स्ट वॉज दैट. और सारे फीमेल्स थे, आप ये सोचो, सारे फीमेल्स. तो इसमें जो सबसे इमोशनल और वल्नरेबल पार्ट था, एक हमारे पास बच्चा आया था वाइट कलर का, लासा एप्सो, उन्हीं 7 बच्चों में से. उसका नाम हमने सेज रखा था. उसका पूरा मुंह फटा था, मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में. एंड हमें लगा कि शायद ये बच जाएगा, हम ट्रीटमेंट कराएंगे. हमने ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया. आई थिंक 3 या 4 दिन बाद ही उस बच्चे की डेथ हो गई. और जिस दिन डेथ हुई हम जस्ट बरी करके वापस आ रहे थे, क्योंकि हमने तब तक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दिया था. तो हमें फ़ोन आता है और हमें पता चलता है कि वो कुत्ता किसी का चोरी किया हुआ था. दैट ब्रीडर हैड स्टोलन दैट डॉग टू ब्रीड. और वो कुत्ता हमेशा से वेजिटेरियन था, हमें ये बात नहीं पता थी. और हम क्योंकि उसका ट्रीटमेंट और उसे हम जल्दी हील कराना चाहते थे, तो हम उसे नॉनवेज दे रहे थे, वो खा नहीं रहा था. तो हमें लग रहा था कि खा क्यों नहीं रहा है. तो दैट वाज वेरी वेरी सैड. मतलब अगर हमें एक दिन पहले भी पता चल जाता कि उसके ओनर्स हैं और शायद ओनर्स उससे मिल लेते, तो शायद वो बच जाता. वो मेजरली डिप्रेशन और रीलोकेशन और चोरी होने की वजह से उसकी डेथ हुई थी. तो वो बहुत ही मूविंग था. सेम उसी ही 7 बच्चों में एक बच्ची आई थी, तारा. उसके बॉडी में ट्यूमर था अंदर पेट में, एंड बिकॉज ट्यूमर था तो उसको भी छोड़ दिया गया था कि अब क्या ही बच्चे पैदा करेगी. तो आप सोचो 9-9.5 साल की बच्ची, अपने पूरी ज़िंदगी उसके बच्चे बेचे, और जब उसका ख्याल रखने का समय आया तो आपने उसे छोड़ दिया मरने के लिए. सो अगेन तारा इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल. एक्चुअली ऑल ऑफ आवर रेस्क्यूज आर स्पेशल, बट हाँ ये वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग केस था. जैसा कि आपने अभी एक रेस्क्यू के बारे में बताया, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये. उस तरह ही अभी मैंने देखा था अग्नि, ये भी एक रेस्क्यू किया था आपने. क्या था वो पूरा रेस्क्यू? अग्नि भी इन्हीं 7 ब्रीडर डिस्कार्ड में से ही थी. इनफैक्ट अग्नि की ही पहली फ़ोटो आई थी हमें, जो लैब्राडोर थी. सो आई डोंट नो, अग्नि इज़ वन ट्रैजिक किड. शी इज़ सो हैप्पी. बहुत ही हैप्पी गो लकी डॉग है जिसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया. शी इज़ अ यंग डॉग, बट फिर वो हमारे शेल्टर पे थी. एंड सेकेंड रेस्क्यू उनका शेल्टर पर से हमें करना पड़ा, बिकॉज देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ पीपल जो आए हमारे शेल्टर में बार्जन करके हमारे स्टाफ से लड़ने लगे और अग्नि को लेके चले गए. क्योंकि हमारे पास बहुत पक्का स्ट्रक्चर नहीं है शेल्टर का, तो नेट्स हैं. उन्होंने कूद वूद के उस डॉग को ले लिया, ये कहते हुए कि हमने उनका कुत्ता चोरी किया है. विच इज़ हिलेरियस, क्योंकि हमारे पास इतने हैं, हमें किसी का चोरी करने की ज़रूरत नहीं है. फिर ये केस इतना बढ़ गया. आई वॉज एट माई वर्क प्लेस, और जो हमारी को फाउंडर हैं शेल्टर की, शी वॉज देयर. शी कॉल्ड मी कि ऐसा ऐसा हो गया, हम थाने पे हैं, आ जाओ. जब हम वहाँ पहुँचे तो उनका कोई अपना खुद का कुत्ता था, फीमेल लैब्राडोर, जो घर से भागा था, और वो उसको नहीं पहचान पा रही. उन्हें लग रहा है अग्नि ही वो है. वो केस इतना बढ़ गया कि ऑलमोस्ट 60 to 70 पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ दैट चौकी. पहले हम चौकी पे थे, और हमारी टीम से 3 लोग और उनकी तरफ से 60-70 लोग, जो हमें मोलेस्ट करना, गाली देना, हैरेस करना, सब कुछ किया उन्होंने. थैंकफुली मैटर थोड़ा सा डीएक्सलेट करके हम थाने तक पहुंच चुके. और थाने पे जब हम पहुंचे तो वहाँ के SHO साहब, बहुत, आई ऑलवेज मेंशन आलोक राव, वन ऑफ द मोस्ट वेल डिसिप्लिन्ड ऑफिसर इन द पुलिस डिपार्टमेंट दैट आई हैव सीन, जिन्हें एनिमल लॉस थोड़े बहुत पता थे. वो शायद इसलिए भी पता थे बिकॉज वो खुद डॉग ओनर थे. वो शाम को अपना खुद का भी डॉग लेके आए थे और उन्होंने बताया कि हाउ ही इज़ वेरी अटैच टू द डॉग, एंड दैट इज़ वाई दिस केस कुड बी सॉल्व्ड.
सो वहाँ पे फिर पूरी एक रात वो बेचारी अग्नि हमारी थाने पे रही एंड SHO साहब ने पूरा ख्याल रखा उसका। फिर हम उसे लेके गए, उसकी सारी जांच कराई गई। सबसे फ़नी चीज़ ये थी, जो क्लेम कर रहे थे कि उनका कुत्ता है, नेक्स्ट डे वो थाने ही नहीं आए लेने उसको। और एक रात पहले उन्होंने इतना बवाल किया था, और उनका ये कहना था कि उनके कुत्ते ने 2 महीने पहले बच्चे दिए हैं, बल्कि अग्नि को हमने 6-7 महीने पहले ही स्टेरलाइज करा दिया था, तो वो दे ही नहीं सकती थी। तो खैर ये सारे टेस्ट हुए, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि पुलिस में जाना इन सब केसेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि व्हेन वी हैड रेस्क्यूड अग्नि इन अप्रैल 2022 तब हम गए थे थाने में, तो वो रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, एंड दैट इज़ हाउ इट वाज क्रॉस चेक्ड एंड दे गॉट टू नो कि हमने इस बच्चे को रेस्क्यू किया था और चोरी नहीं किया है। तो खैर अग्नि फिर हमारे पास आई, अग्नि गॉट अडॉप्टेड, एंड नाउ एज वी आर स्पीकिंग, सैडली जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था, आई विश आई कुड पुट देयर पिक्चर्स इन दिस एडिट एंड आई कुड शेम देम पब्लिकली, क्योंकि वो इतने घटिया प्रजाति के लोग थे। हाउस चेक और सब कराने के बाद भी 1 साल बाद उन्होंने अग्नि को अबैंडन कर दिया। 1 साल किसी कुत्ते को घर में पेट की तरह रखने के बाद, और वो भी क्यों? क्योंकि उसे गर्मी में स्किन में इचिंग हो रही थी, जो बहुत ही ह्यूमन चीज़ है, हम सबको होती है। गर्मियाँ बढ़ती हैं तो हम सबको स्किन एलर्जीज या इश्यूज हो जाते हैं। वो उसका दवा नहीं करा पा रहे थे, तो खैर दे अबैंडन्ड हर अगेन। शी इज़ अगेन अप फॉर अडॉप्शन, बट शी इज़ एट अ वेरी नाइस फॉस्टर राइट नाउ, और वो तब तक वहीं पर रहेगी जब तक वो हील नहीं होती, एंड दिस टाइम वी आर नॉट गिविंग हर अप टू एनीबडी लाइक दैट। सो या अग्नि हैज़ बीन रेस्क्यूड एंड शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट। थाने में रह के, ब्रीडिंग जेल के, शेल्टर पे रह के, अडॉप्ट होके फिर से छूट गई। सो शी हैज़ हैड क्वाइट अ पास्ट। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड का, इसमें आपको बताना है मिथ और फैक्ट के बारे में, ठीक है? आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन ना, बस मिथ और फैक्ट। बस मिथ और फैक्ट, ठीक है। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। मिथ। सिर्फ पेडिग्री डॉग ट्रेनेबल होते हैं। मिथ। न्यूट्री एक क्रूएलिटी है। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। मिथ ही है अभी के लिए, क्योंकि हमें डॉग्स की पॉपुलेशन कम करनी है और एक ही एथिकल तरीका है। सो या इट्स अ मिथ। स्ट्रीट डॉग अच्छे पेट नहीं होते। मिथ। सबसे इजी गोइंग पेट होते हैं, सबसे कम खर्चा कराते हैं आपका। All animals NGOs are fraud. Myth, of course, myth. All human NGOs might be fraud, that can be a fact, but animal NGOs no. Adopt, don't shop is best. Yes, fact, best. Why would you buy जब इतने abundance में available हैं यार सड़कों पे? लेके आओ, पाल लो घर पे। तो आज हमने बात करी एनिमल राइट्स की, एनिमल लॉज की, और एनिमल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ की। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जानवरों से ज़्यादा प्यार करें। वो भी हमारे एक समाज का हिस्सा हैं, और अगर प्यार ना कर सके तो कम से कम उन्हें परेशान ना करें। आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक नागरिक होने के नाते। आज हमारे साथ थी शैलजा पांडे जी, जो कि एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, और आप इनके पेज से जुड़ सकते हैं। रोड साइड रोमियोज करके इनका पेज है, हम मेंशन कर देंगे उसको, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं माइक एंड मंच के एक और एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ।